यूपी चुनाव के बीच अखिलेश यादव ने कसा योगी पर काका तंज, बोले अब बाबा भी जाएंगे, भाप निकाल देंगे किसान और नौजवान। जहां दोस्तों आपको बता दें कि तीसरे और चौथे चरण की वोटिंग से पहले पीलीभीत पहुंचे सपा प्रमुख ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मंच पर पहुंचते ही कहा कि पहले और दूसरे चरण में हम सीटों का शतक लगा चुके हैं और तीसरे और चौथे चरण में भी इसे दोहराएंगे और 100 सीटें जीत लेंगे। चौथे चरण तक बहुमत हमें मिल जाएगा। अखिलेश ने इस दौरान सीएम योगी पर काका तंज कसा। वापस हुए 3 कृषि कानूनों को अखिलेश यादव ने काका बताया। पीलीभीत में अपने 45 मिनट के संबोधन में अखिलेश ने कहा कि काका गए तो अब बाबा भी जाएंगे, नौजवान और किसान इस बार भाजपा की भाप निकाल देंगे। वहीं आगे अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश का ये चुनाव सूबे का भविष्य तय करेगा। भाजपा की रीतियों और नीतियों पर बोलते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर तंज कसे और कहा कि किस तरह से भाजपा ने उत्तर प्रदेश में गुंडाराज स्थापित किया है और हमारी सरकार बनते ही नौकरी दी जाएगी और सभी को सम्मान दिया जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि यूपी चुनाव के बीच आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान के 2 पासपोर्ट मामले में सुनवाई, गवाहों से हुई पूछताछ। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच रामपुर की स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट में समाजवादी पार्टी से मौजूदा लोकसभा सांसद आजम खान, उनकी पत्नी व सपा विधायक डॉक्टर तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान के विरुद्ध चल रहे 3 मुकदमों की सुनवाई हुई है, जिसमें गवाहों को पूछताछ के लिए तलब किया गया था, लेकिन केवल एक ही गवाह उपस्थित रहा जिसने बचाव पक्ष के अधिवक्ता से पूछताछ की। वहीं अनुपस्थित रहे 2 गवाहों को अगली तारीख पर आने के लिए समन कोर्ट ने जारी किया है। पूछताछ के दौरान शिकायतकर्ता भाजपा नेता आकाश सक्सेना कोर्ट में मौजूद रहे। रामपुर की एमपी एमएलए स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट में लोकसभा सांसद आजम खान, सपा विधायक डॉक्टर तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम खान के विरुद्ध 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में सुनवाई हुई। गवाह नगर पालिका मजिस्ट्रार को जिस तरह के लिए तलब किया गया था, लेकिन नगर पालिका मजिस्ट्रार नहीं आए, इसलिए कोर्ट ने समन जारी कर अगली 28 तारीख लगा दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि आजम खान के खिलाफ अब गवाही देने के लिए भी कोई व्यक्ति नहीं आ रहा है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबगुतुल्लाह सहित 228 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द। या दोस्तों आपको बता दें कि गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी एवं बाहुबली मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबगुतुल्लाह अंसारी समेत 228 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र रद्द हो गए हैं। इनमें जौनपुर की सदर सीट से भाजपा सपा प्रत्याशी तेज बहादुर मौर्य भी शामिल हैं। शुक्रवार को नामांकन पत्रों की जांच के बाद बनारस समेत पूर्वांचल की 9 जिलों की 54 सीटों पर अब 651 प्रत्याशी बचे हैं। नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 21 फरवरी है। उसके बाद प्रत्याशियों की वास्तविक संख्या सामने आएगी। 21 फरवरी को ही चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने आज से खत्म किया नाइट कर्फ्यू, आदेश किया जारी। यह दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए योगी सरकार ने शनिवार को नाइट कर्फ्यू समाप्त करने का उत्तर प्रदेश में फैसला लिया है। इसके साथ ही सभी सामाजिक खेल गतिविधियां, मनोरंजक विवाह समारोह, सांस्कृतिक समारोह आदि पर लगे प्रतिबंध को हटाते हुए पूर्ण क्षमता के साथ व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति प्रदान योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में कर दी है। हालांकि इस दौरान कोविड प्रोटोकॉलों का पूरी तरह से पालन करना होगा। यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप की वजह से अभी तक रात 11 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा हुआ था। इसी के साथ आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता अहमद हसन का निधन, सीएम योगी ने जताया शोक। जब दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री व विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष का शनिवार को राजधानी लखनऊ में निधन हो गया है। वह 88 वर्ष के थे। वह सपा के कद्दावर नेता थे। सपा की सरकार में वह स्वास्थ्य व शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। मूलतः अम्बेडकर नगर के रहने वाले थे। अहमद हसन लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इलाज चला था। अहमद हसन का इलाज लोहिया संस्थान में चला था, जहां उन्होंने आज उपचार के दौरान अंतिम सांस ली। हसन काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष अहमद हसन जी के निधन पर योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया और उनके परिवार को शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि बीजेपी ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य अंजू वाला को पार्टी से निकाला। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बीजेपी ने यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने वाले नेताओं के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। पार्टी ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य अंजू वाला के साथ एक अन्य नेता अखिलेश पाठक को संगठन से बाहर कर दिया है। इन दोनों नेताओं पर चुनाव में बीजेपी के विपरीत चलने का आरोप लगा है। बता दें कि अंजू वाला 2014 में बीजेपी के सिंबल से लोकसभा का चुनाव लड़कर संसद बनी थी, लेकिन 2019 में उनका टिकट काट दिया गया था। 2020 में उन्हें राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग का सदस्य मनोनीत किया गया था। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में अंजू वाला के पति पूर्व विधायक सतीश वर्मा बीजेपी से विलग्राम मल्लवा विधानसभा सीट से टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। इसके बाद वह बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि अंबेडकर नगर में प्रत्याशियों के पक्ष में मायावती ने किया प्रचार, बोली ओपिनियन पोल को गलत साबित करना होगा।
जय दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में चौथे चरण का प्रचार चरम पर है। नेताओं में जुबानी जंग भी जारी है। इसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने अम्बेडकर नगर में अपने प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान शिव बाबा मैदान में उमड़े हुए जनसैलाब को देखकर मायावती खूब गदगद हुई। उन्होंने इस दौरान सपा, कांग्रेस, भाजपा पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि कांग्रेस सपा अपनी गलत नीतियों की वजह से ही सत्ता से बेदखल हुई है। उसी रास्ते पर 5 साल तक भाजपा ने कार्य किया है। कांग्रेस दलित के वोट को हथियाने के लिए किस्म किस्म के नाटक करती है। मायावती ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा ने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया, सिर्फ एक विशेष जाति के लोगों तक ही सीमित रहा। उन्होंने कहा कि संसद में समाजवादी पार्टी ने ST का बिल फाड़ दिया था। SC/ST के छात्रों के विदेश जाकर पढ़ने की योजना को भी समाजवादी पार्टी की सरकार ने फेल कर दिया था। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि अयोध्या में सपा भाजपा समर्थक भिड़े, पथराव, फायरिंग, दोनों पक्षों ने लगाया आरोप। जय दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक शुक्रवार शाम महाराजगंज थाना क्षेत्र के पास चुनाव प्रचार के दौरान भिड़ गए। अयोध्या के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश पांडे ने शुक्रवार को ANI को बताया कि प्रचार के दौरान महाराजगंज PS क्षेत्र के कबीरपुर चौराहे के पास दोनों उम्मीदवारों के समर्थक आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव और फायरिंग का आरोप लगाया। एक या दो लोगों को मामूली चोट आई है। हम मामले की जांच कर रहे हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है। इसी के साथ आपको बता दें कि बीजेपी ने लगाए आरोपों पर अखिलेश यादव ने कहा, CM बाबा को नहीं पता चुनाव किस मुद्दे पर है। जय दोस्तों, आपको बता दें कि साल 2008 में हुए अहमदाबाद सीरियल धमाकों में एक सपा नेता के बेटे को दोषी पाए जाने के बाद भाजपा ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को चौतरफा घेरना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने CM योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमारे बाबा CM कमाल के हैं, ना तो वह पहले कुछ जानते थे और ना ही अब कुछ जानते हैं। यूपी चुनाव, किसानों के हक, युवाओं के रोजगार, राज्य के विकास, महंगाई कम कैसे होगी, फौज में जवानों की भर्ती होगी या नहीं, इन सवालों के लिए हो रहा है। और योगी आदित्यनाथ कहां से आतंकवाद की बात कर रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि बीजेपी नेताओं की गुंडई, सपा को वोट देने पर बीजेपी समर्थकों ने एक युवक को मार कर दिया अधमरा। जय दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के चुनावी मौसम में एक बार फिर से बीजेपी नेता और समर्थकों की गुंडागर्दी का खुलासा हुआ है। एटा जिले के जैथरा थाने के कचौलिया गांव में बीजेपी समर्थकों ने मर्यादा की सारी सीमा पार कर दी। बताया जा रहा है कि कचौलिया निवासी मनोज कुमार को गांव के ही कुछ दबंग लोगों ने घर से फोन करके बुलाया। इसके बाद दबंगों ने झांसा देकर मनोज कुमार को खेत पर ले गए। बताया जा रहा है कि गांव के दबंगों ने मनोज कुमार पर बीजेपी को वोट देने का दावा बनाया। इसी दौरान दबंगों ने डंडे से मनोज कुमार को बुरी तरह से मारा। जख्मी मनोज कुमार ने बताया कि जब वह सपा को वोट देने की बात कह रहा था तो दबंग अपनी भड़ास निकाल रहे थे, उसे बुरी तरह से मारने लगे। दबंगों ने लाठी डंडों से मार कर मनोज कुमार को अधमरा कर दिया। बाद में पुलिस ने घायल शख्स को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। वहीं मनोज ने ठाकुर समाज के लड़कों पर मारपीट का आरोप लगाया। तो किस तरह से योगी राज में ठाकुरों ने अत्याचार करना शुरू कर दिया है। इसी के साथ आपको बता दें कि अयोध्या के बाद अब गाजीपुर में बीजेपी गठबंधन के प्रत्याशी सुभाष पासी पर हुआ हमला। जय दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बीच प्रत्याशियों द्वारा दूसरों पर हमले और पथराव जारी है। अयोध्या में SP और BSP बीजेपी प्रत्याशी के बीच मारपीट के बाद अब गाजीपुर के सैदपुर में बीजेपी गठबंधन के प्रत्याशी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक दोस्तों, बीजेपी गठबंधन के प्रत्याशी सुभाष पासी के समर्थन में प्रचार कर रहे जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह और विधायक की पत्नी रीना पासी के काफिले पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया है और उन्हें गाँव में घुसने से रोक दिया। इसके साथ ही स्थानीय लोगों ने उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आरोप है कि जब बीजेपी नेताओं ने विरोध किया तो आक्रोशित युवकों ने जिला अध्यक्ष और विधायक की पत्नी के साथ अभद्रता की। भैया आपको बता दें कि ग्रामीणों का आरोप है कि बीजेपी सरकार में तो आई, लेकिन सरकार में आने के बाद बीजेपी ने कोई काम नहीं किया और यहाँ पर फिर से वोट मांगने के लिए ये लोग आ गए। इसी के साथ आपको बता दें कि अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में मौत की सजा पाने के बाद दोषी को कोई पछतावा नहीं, संविधान पर कहीं बात। जय दोस्तों, आपको बता दें कि सफदर नगौरी जो उन 38 दोषियों में से एक हैं जिन्हें गुजरात की एक अदालत ने 2008 में अहमदाबाद में हुए सिलसिलेवार बम धमाके में शुक्रवार को मौत की सजा सुनाई है। उसे 56 लोगों की जान लेने वाली इस आतंकी वारदात के लिए सजा मिलने के बाद भी अपने कीर्तन पर जरा सा भी अफसोस नहीं है। जेल अधिकारी ने ये जानकारी दी है। जेल अधिकारी ने बताया है कि नगौरी का ये कहते हुए सुना गया है कि संविधान उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। अभियोजन पक्ष के अनुसार मध्य प्रदेश के उज्जैन का रहने वाला नगौरी प्रतिबंधित स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया से जुड़ा था और अहमदाबाद धमाकों का मुख्य साजिश करता था। अधिकारियों ने बताया
कि नगौरी अभी भोपाल की सेंट्रल जेल में बंद है और उसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अहमदाबाद की विशेष अदालत में हुई सुनवाई में हिस्सा लिया। भोपाल सेंट्रल जेल के अधीक्षक दिनेश नरगावे ने बताया कि नगौरी ने मौत की सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद कहा कि संविधान मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है, मेरे लिए कुरान के फैसले सबसे ऊपर है और मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं है कि मुझे फांसी की सजा सुनाई गई है।